नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह कहानी निधि शर्मा जी द्वारा लिखी गई है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप लोग कल की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगी, सुन लीजिएगा। बाबूजी, ज़रा सुनिए, आपसे कुछ कहना है। बस इतना ध्यान रखिए कि जो मैं कुछ कहूँगा उसका आप बुरा मत मानिएगा। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि इस घर के बाहर ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप लोगों के साथ मेरा क्या रिश्ता है। देखिए, बड़े बड़े शहरों में ये दिखावा करना ही पड़ता है। अपने नज़दीकी रिश्तों को थोड़ा छुपाना पड़ता है, क्योंकि आपका रहन सहन हम लोगों से बिल्कुल अलग है। जब आप यहाँ के माहौल में ढल जाएंगे तो अच्छा समय देखकर हम खुद ही सबको बता देंगे। तब तक अपने मुंह पर ताला लगाए रखिएगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? दिलीप अपने पिता जगदीश बाबू से कहता है। जगदीश बाबू बोले, क्यों बेटा, क्या कम पढ़े लिखे और गरीब माँ बाप के बच्चे शहर में आकर नहीं रहते हैं? चुन्नी बाबू का बेटा भी अपने माँ बाप को विदेश ले गया था। उसने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। और क्या हम पूरे दिन घर में बंद रहेंगे? इससे अच्छे तो हम अपने शहर में ही रहते। अरे मैं भी नौकरी करता था, मेरी भी वहाँ इज्जत थी। तुम हमें यहाँ क्या जेल में बंद करके रखना चाहते हो? वहीं जगदीश बाबू की पत्नी प्रभा जी बैठी थी। वो बोली, दिलीप के बाबूजी, उसके कहने का ये मतलब नहीं था। बच्चा है, उसकी बातों पर क्यों आप इतना ध्यान देते हैं? और दिलीप, तुम्हारे बाबूजी तो 11वीं पास हैं। फिर तुम्हें अपने दोस्तों से बाबूजी को मिलवाने में क्या ही परहेज है? मैं तो बहू की काम में मदद कर दिया करूँगी तो मेरा समय कट जाएगा, पर इनका क्या? तभी दिलीप की पत्नी रचना आई और बोली, हमने उसका भी इंतजाम कर दिया है मम्मी जी। हमारे बगल में बहुत सारे बच्चे हैं, उनको लेने के लिए एक बस आती है। कुछ दिन पहले बस के कंडक्टर की मौत हो गई। बेचारा बूढ़ा था। अब उसकी जगह लोग किसी आदमी को ढूंढ रहे हैं। तो हमने बाबूजी के लिए बात कर ली है। वो आराम से बच्चों के साथ बस में जाएंगे और फिर लौटकर आ जाएंगे। उनका समय भी कट जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। जगदीश बाबू बोले, क्यों बहू, क्या लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैं तुम्हारे घर से जा रहा हूँ? तो मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। रचना हंस कर बोली, बाबूजी, मैंने पहले ही यहाँ सबको बता दिया है कि हमारे ससुर के यहाँ आपका बेटा काम करता था, तो आप लोगों को छोड़कर विदेश चला गया है, तो हमने आपको अपने घर में आश्रय दिया है। दिलीप बोला, बाबूजी, बस थोड़े दिन की बात है। कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद हम अपना घर दूसरी सोसाइटी में ले लेंगे। वहाँ आप अपने तरीके से आराम से रह सकते हैं। और वैसे भी घर में तो आप लोग हमारे माता पिता ही हैं। घर के बाहर कौन क्या काम करता है, इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। बस हमें अपनी पहचान छुपानी होगी, वरना सोसाइटी में लोग गेस्ट को ज़्यादा दिन रहने भी नहीं देते हैं। तो अगर मैं आपको साथ में रखूँगा, कुछ ना कुछ तो बहाना बनाना ही पड़ेगा। क्यों माँ, क्या आप हमारे साथ नहीं रहना चाहती? प्रभा जी बोली, सुनिए जी, क्या फ़र्क पड़ता है? घर में तो ये हमारे बेटे बहू ही हैं। थोड़े दिन काम करके देख लीजिए, अगर आपका मन लग जाए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। बच्चों की बात मानने में क्या ही हर्ज है। दिलीप और रचना मुस्कुरा कर वहाँ से चले गए। तो जगदीश बाबू प्रभा जी से बोले, प्रभा, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दिलीप तो ये कहकर लाया था
कि बहू की गृहस्थी बसाने में वो तुमसे मदद चाहता है, फिर मुझे काम पर क्यों लगाना चाह रहा है। इतना कहकर चिंतित मुद्रा में जगदीश बाबू अपने कमरे में चले जाते हैं। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। जगदीश बाबू को सामने के दरवाजे से निकलने की मनाही थी, ताकि आस पड़ोस के लोग देख ना ले। वो पिछले दरवाजे से निकलते थे तो रचना पड़ोसियों को कहती थी, इन्हें हमने एक कमरा दे दिया है और आने जाने के लिए पीछे का रास्ता दिया है। पड़ोस के लोग कहते, आप लोग कितने दयालु हैं, आपकी वजह से हम लोग भी निश्चिंत हैं। भरोसे का कंडक्टर मिल गया और आपको भी फुल टाइम मेड मिल गई। जैसे जैसे समय बीत रहा था, दिलीप और रचना पूरे घर की जिम्मेदारी जगदीश बाबू और प्रभा जी पर छोड़ने लगे। दोनों बुजुर्ग ये सोचकर आए थे कि बच्चों के साथ समय बिताएंगे और सुख दुख बांटेंगे, पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। एक रोज़ दिलीप अपने ऑफिस के लिए सामने के दरवाजे से निकला और वहीं जगदीश बाबू पिछले दरवाजे से निकले। तभी एक बच्चों के अभिभावक ने जगदीश बाबू को देखकर कहा, अबे ओ बूढ़े, ये मत सोचना कि दिलीप जी के घर में रहते हो तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। कल मेरा बेटा खुद बैग उठाकर बस में चढ़ रहा था, तुमसे इतना भी नहीं हो पाया कि बच्चों का बैग उठा ले। पैसे क्या हम तुम्हें मुफ्त में देते हैं। जगदीश बाबू दिलीप की तरफ देखने लगे। दिलीप ने अनसुना किया और वहाँ से गाड़ी में बैठकर चुपचाप चला गया। जगदीश बाबू कुछ कहते हैं, उससे पहले ही दूसरे अभिभावक ने एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, एक तो काम ठीक से नहीं करते हो, ऊपर से बहस करते हो। तुम जैसे बूढ़े लोगों की यही प्रॉब्लम है। एक तो इतनी उम्र पर इनको काम दो, ऊपर से इन्हें इज्जत चाहिए। हम जैसा कहते हैं वैसा किया करो, वरना तुम्हारी कंप्लेन दिलीप जी से अगर कर देंगे तो नौकरी भी चली जाएगी और जो उनके घर में ठाठ से रह रहे हो ना, वो भी छूट जाएगा। अब जाओ यहाँ से, खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो। जगदीश बाबू अपने गाल पर हाथ रखकर सोचने लगे कि आखिर बेटे बहू ने ये कैसी स्थिति में उन्हें डाल दिया। पूरे दिन धूप में बस के आसपास वो घूमते रहते थे। एक दिन उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी तो 2 पल के लिए बस की छाया में बैठ गए। तभी ड्राइवर आया और चिल्लाया, अबे ओ बूढ़े, यहाँ तुम्हें आराम करने के लिए नहीं बुलाया गया है। जल्दी से बस पर पानी मारो और सफाई करो। मैं थोड़ा सुस्ता कर आता हूँ, तब तक पूरी बस चमकनी चाहिए, वरना हड्डी पसली एक कर दूंगा। इतना कहकर वो चला गया। बेचारे जगदीश बाबू बाल्टी में पानी भर भर कर लाते और बस को साफ करते। एक रोज़ उन्होंने बस ड्राइवर से कहा कि बस को साफ करने वाला गमछा फट गया है, कोई नया कपड़ा दे दीजिए। बस ड्राइवर ने वहीं बस की अगली सीट पर रखा हुआ जगदीश बाबू का कुर्ता लिया और बीच से फाड़ते हुए बोला, ये कुर्ता किस दिन काम आएगा, इससे साफ करो। स्कूल वालों ने तुम्हें यूनिफॉर्म दी है तो फिर कुर्ता पहनकर कहाँ के बाबू साहब बनोगे। आसपास में खड़े सभी बस ड्राइवर और कंडक्टर जगदीश बाबू पर हंसने लगे और जगदीश बाबू की आंखें भर आई। इधर प्रभा जी पूरे घर का काम करती और जब थक कर बैठ जाती तो रचना कहती, मम्मी जी जब देखो आप आराम ही करती हैं। पता है आपको शहर में ज़िंदगी बिताना कितना कठिन है। खाली बैठी रहती है तो कम से कम जाले वाले साफ कर लिया कीजिए। और हाँ, आज हम रात में देर से आएंगे, दोपहर की खिचड़ी बची हुई है, आप लोग वही खा लीजिएगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 4 महीने हो गए।
अब जगदीश बाबू से सहना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बेटा बहू तो अपना काम उनसे करवाते ही थे। आस पड़ोस के लोग भी कंडक्टर समझकर अपनी सब्जी भाजी भी जगदीश बाबू से ही मंगवाते लगे थे। इधर प्रभा जी भी परेशान हो रही थी, क्योंकि बेटे बहू अक्सर देर रात बाहर से लौट कर आते थे और वे दोनों पूरे दिन घर में अकेले, क्योंकि घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे, तो वो घर उनके लिए घर नहीं बल्कि जेल हो गया था। एक रोज रात के 12:30 बजे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर बुजुर्ग प्रभा जी दरवाजे की ओर देखा तो सामने दिलीप और रचना अंदर की ओर आ रहे थे। उस दिन प्रभा जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? हम रोज देर रात को पार्टी से लौटना, मैं बूढ़ी यहाँ सारा घर का काम करती रहती हूँ और तुम लोग, तुम्हारे बाबूजी को भी बाहर का काम और सब्जी दूध लाना पड़ता है। मैं कुछ कहती नहीं थी कि हो जाता है कभी कभार, मगर तुम दोनों ने तो अति ही कर दी। बेटा थोड़ी तो शर्म करो तुम दोनों, आखिर हम भी तुम्हारे माता पिता हैं। दिलीप घूरते हुए प्रभा जी को देखा, फिर रचना को देखा तो रचना का चेहरा गुस्से से तमतमाता हुआ लग रहा था। उसने हंसकर रचना को बोला, तुम अंदर चलो, मैं आता हूँ। और अपनी माँ को गुस्से में बोला, माँ देख रही हो हम बाहर से आ रहे हैं, फिर भी इस तरह बात कर रही हो। इस विषय पर हम सुबह बात करेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। कमरे में रचना दिलीप से बोली, बस बहुत हुआ, मैं तुम्हारी माँ की बकवास अब नहीं सुन सकती। तुम्हें ये सब अच्छा लगता है? उसके कमरे से आवाज़ आने लगी। दिलीप बोला, जीना हराम करके रखा है इन लोगों ने, अब मेरे लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल है, कुछ करना पड़ेगा। अब पानी सर से ऊपर निकलने लगा है। बगल वाले कमरे के दरवाजे पर खड़े जगदीश बाबू के कानों में जब ये शब्द पड़े तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गुस्से से तमतमाते हुए कमरे के अंदर आए और प्रभा जी को देखते हुए बड़बड़ाने लगे, अब कहो प्रभा, क्या तुम्हारा बेटा अभी भी बच्चा ही है? अपना सामान समेटो, हम इस घर में अब नहीं रहेंगे। बहुत अपमान सह लिया, कितने बड़े बड़े सपने दिखा कर लाया था और यहाँ बस कंडक्टर बना कर रख दिया। जिस बेटे को हम ज़मीन पर पाँव नहीं रखने देते थे, वो मुझसे गाड़ी साफ करवाता है। प्रभा, तुम्हें बता नहीं सकता कैसी कैसी बेइज्जतियों से गुजरा हूँ मैं। एक बार तो जी में आया कि अपना जीवन ख़त्म कर दूँ, फिर तुम्हारा ख्याल आया कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। कहते कहते जगदीश बाबू की आंखें भर आई। प्रभा जी बोली, नहीं नहीं, ऐसी बातें मत कीजिए, हम कल ही चले जाएंगे। आप हैं तो सब कुछ है, अब मैं आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना कहकर दोनों अपने कमरे में चले गए। पूरी रात उन्होंने आंखों में काट दी, मानो नींद भी उनसे रूठ गई हो। अगले दिन अपना सामान समेटकर जैसे ही वे बेटे के सामने उपस्थित हुए, रचना धीरे से दिलीप को बोली, चलो अच्छा है, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ये चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। दिलीप ने भूमिका बांधी और बोला, क्या बात है बाबूजी, आप सामान क्यों समेट कर खड़े हैं? क्या कहीं जा रहे हैं? जगदीश बाबू बोले, हाँ बेटा, अब हमारा मन ऊब गया है। मैं ऐसे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था जैसा मैंने 3 महीने में जिया है। हमेशा अच्छे कर्म करता आया ताकि वे फल तुम्हें मिले। एक बात कहूँ बेटा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा और हर किसी को अपनी करनी का फल आज न कल मिलता ही है। मैं नहीं चाहता कि लालच में तुम कोई भी ऐसा काम करो जिसका फल तुम्हें बहुत कड़वा लगे। रचना झट से बोली, अरे मम्मी जी, जा रही हैं तो थोड़ा ठहर जाइए, मैं 1 कप चाय बना देती हूँ, पी कर जाइएगा। प्रभा जी बोली, नहीं बहू, बहुत कर ली तुमने मेरी सेवा, मेरे हाथ पर अभी चलने लायक है, अब अपने घर जाकर ही चाय पीऊँगी।
चलिए जी, इतना कहकर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े और निकल गए। दिलीप और रचना ने एक बार उन्हें रोका भी नहीं और ना यह कहा कि हम आपको बस अड्डे तक छोड़ देते हैं। दोनों अपनी मंजिल पर पहुँचे और अपने घर को साफ सुथरा करके फिर रहने लगे। करीब 1 महीने तक दिलीप और रचना ने हाल चाल भी नहीं पूछा। अचानक दिलीप की कंपनी में कुछ घोटाला हुआ, जिसकी वजह से दिलीप को नौकरी से निकाल दिया गया। तब उसे अपने पिता की याद आई और वो पत्नी के साथ उसे छोटे शहर में फिर वापस आ गया और वहीं किसी कंपनी को ज्वाइन करके माता पिता के साथ रहने लगा। प्रभा जी के कहने पर जगदीश बाबू ने दिलीप से कुछ नहीं कहा। आखिर बेटा था, घर से निकाल तो सकते नहीं थे, फिर पिता और पुत्र में क्या अंतर रह जाता। धीरे धीरे उस घर में रचना ने अपने पांव पसारने शुरू किया और दिलीप भी खुद को उस घर का मालिक समझने लगा। सारी घर की जिम्मेदारी प्रभा जी के कंधों पर छोड़कर रचना हमेशा घूमने फिरने लगी रहती। जगदीश बाबू ने कई बार प्रभा जी को समझाया, पर पुत्र मोह में फिर वो बह गई। एक रोज बेटे बहू आपस में बात कर रहे थे। रचना कह रही थी, सुनो, आपको नहीं लगता मम्मी जी का कमरा अब हमारा होना चाहिए? आखिर इस उम्र में वो बड़े कमरे में रहकर क्या करेंगी? मैं तो कहती हूँ बरामदे पर जो कमरा है उन्हें उस कमरे में रहने के लिए कहो। इतने अच्छे से घर में जब पुराना सामान अच्छा नहीं लगता तो पुराने लोग क्या अच्छे लगेंगे? दिलीप पत्नी की बातों पर हंस रहा था। उन दोनों ने ध्यान नहीं दिया था कि बगल का कमरा ही माता पिता का है। दोनों ने जब बच्चों की बात प्रभा जी ने सुनी तो जगदीश बाबू से बोली, आप सही कहते थे जी कि ये बच्चे कभी सुधरने वाले नहीं हैं। मैं तो सोचती थी आज न कल ये समझ जाएंगे, मगर अब आप ही कुछ सटीक इलाज कीजिए। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। जब देखो दोनों उल्टा सीधा सुना देते हैं। क्या इसका कोई इलाज नहीं है? जगदीश बाबू बोले, इलाज तो है प्रभा, मगर अब तुमने मेरे हाथ बांध रखे थे। खैर, कल ही इस बीमारी का इलाज हो जाएगा। बस तुम अपने मन को कठोर बनाना, पिघलना मत। अगर स्वाभिमान और सम्मान से अपनी आखिरी सांस लेना चाहती हो तो मेरे निर्णय में साथ रहना। सुबह होते ही जगदीश बाबू ने दिलीप और रचना को कमरे में आने का आदेश दिया। जैसे ही दोनों जगदीश बाबू के कमरे में पहुँचे, जगदीश बाबू ने प्रभा जी से कहा, प्रभा, मैंने सोचा था उस कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर तुम वो कोर्ट का कागज़ निकाल कर लाओ। दिलीप बोला, कागज़? कैसा कागज़? रचना तीखे स्वर में बोली, मम्मी जी, पापा जी, जो करना है जल्दी कीजिए, मुझे जिम जाने में देरी हो रही है। जगदीश बाबू अपनी कुर्सी से उठे और बोले, बस जरा सा वक्त दे दो बहू, तुम्हारी सास से ये नहीं हो पाएगा। इतना कहकर वो लॉकर से पेपर निकालते हुए कुर्सी पर बैठ गए और चश्मा लगाकर पढ़ने लगे। ये कोर्ट के एग्रीमेंट के पेपर हैं। दिलीप, तुम्हें याद होगा तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर जब तुमने सबसे महंगी वाली बाइक मुझे मांगी, तब मैं तुमसे ये पेपर साइन करवाए थे और तुमने भी हंसते हुए अपनी सहमति जताई थी, याद आया? रचना बोली, ऐसे पेपर पर कौन साइन करवाता है? वही दिलीप सोच रहा था कि कब उसने इस पेपर पर साइन किया था। रचना बोली, आखिर इसमें लिखा क्या है, कोई बताएगा? जगदीश बाबू अपनी बुलंद आवाज़ में बोले, इसमें लिखा है कि दिलीप को आजीवन हमारी देखभाल पूरे प्यार और सम्मान के साथ इसी घर में रहते हुए शादी के बाद भी इसे करनी होगी, और अगर किसी भी परिस्थिति में तुम अपने इस फर्ज से मुंह मोड़ते हो तो हमारी संपत्ति पर तुम दोनों में से किसी का भी अधिकार नहीं रह जाएगा। और इतना ही नहीं, दिलीप के पढ़ाई लिखाई में जो भी खर्च हमने किया वो भी उसे ब्याज के साथ चुकाना होगा, तभी वो यहाँ से जा पाएगा। पेपर पढ़कर जगदीश बाबू ने पेपर की फोटोकॉपी रचना के हाथ में थमा दी और कहा, बहू,
अभी जिम जाने में देरी हो रही थी ना, तुम्हें तो हो आओ। जिम फिर आराम से इसे पढ़ लेना। रचना के तो होश ही उड़ गए थे। बिना जिम गए ही पसीने आ रहे थे। दिलीप बोला, मगर बाबूजी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा मतलब है, मैं कैसे इतना पैसा जुटा पाऊंगा और हम लोग कहाँ जाएंगे? जगदीश बाबू बोले, क्यों, तुम लोग तो हमसे परेशान हो गए थे ना। और याद है जब हम तुम्हारे घर से लौट कर आए थे, उस रात तुम क्या बात कर रहे थे कि पानी सर से ऊपर हो गया है, कुछ करना पड़ेगा। और क्या क्या कह रहे थे तुम लोग? दिलीप रचना की तरफ देखकर बोला, बाबूजी, वो तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे। रचना बोली, पापा जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आप तो बड़े हैं, आप हमें माफ़ कर सकते हैं। जगदीश बाबू बोले, बेटा, जख्म जब लाइलाज हो जाए तो उसका इलाज ज़रूरी हो जाता है। ये बात तो कोई मूर्ख भी कह सकता है। अगर आगे से जिम्मेदारी और सावधानी बरतने का वादा करो तो कुछ समय मैं तुम लोगों को दे सकता हूँ। रचना मुंह बनाते हुए बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? पापा जी, साफ साफ कहिए। जगदीश बाबू बोले, हाँ बहू, मैं उस पर ही आ रहा हूँ। जैसा कि आज से, बल्कि अभी से, रसोई घर तुम्हारे जिम्मे और बाहर के सामान वगैरह की जिम्मेदारी दिलीप की होगी। हाँ, यदि तुम दोनों अच्छे से अपनी जिम्मेदारियाँ को निभाने लगोगे तो हम दोनों भी तुम्हारी मदद करते रहेंगे। वरना एक और वसीयत तैयार की है, जिसमें हमारे बाद ये घर अनाथ आश्रम को चला जाएगा। दिलीप और रचना झट से बोले, नहीं पापा जी, हम दोनों अपनी जिम्मेदारियां को बखूबी निभाएंगे और ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं दोहराएंगे। ये हमारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दीजिए। जगदीश बाबू बोले, ठीक है, तो शुरू हो जाओ। हम तुमसे वैसे काम तो कभी नहीं करवाएंगे जैसा तुम लोगों ने हमसे करवाया था। बेटा जगदीश, करनी का फल आज न कल तो मिलता ही है। मैंने तो तुम्हें इतने में ही माफ़ कर दिया, पर पता नहीं उस ऊपर वाले ने अपने खाते में तुम्हारे लिए कितनी सज़ा लिखी होगी। बेटा, आजकल के बच्चे अपना मतलब निकल जाने के बाद माँ बाप के सुख का हिसाब रखते हैं। पर एक बात याद रखो, माँ बाप सुख का तो नहीं पर दुख का अब हिसाब ज़रूर रखते हैं। ये बात तुम लोगों ने ही हमें सीखने पर मजबूर किया है। दिलीप और रचना तुरंत वहाँ से निकल गए। रचना रसोई घर की ओर निकली और नाश्ता बनाने की तैयारी में जुट गई। वहीं दिलीप थैला लेकर दूध लाने के लिए निकल गया। जगदीश बाबू भौहें को हिलाकर मुस्कुराते हुए प्रभा जी की ओर देख रहे थे। वहीं प्रभा जी भी मुस्कुराने लगी थी कि आखिर देर से ही सही आज उनके बच्चों की हरकतों का सटीक जवाब उन्हें मिल गया है। वो दिन और आज का दिन दिलीप समझ चुका था कि बाप आखिर बाप होता है। उनसे चालाकी और गद्दारी करके कभी बच्चे फल फूल नहीं सकते। समय रहते उसे एहसास भी हो गया कि अगर उसके पिता ने यह कठोर कदम उठाया है तो उसके उज्जवल भविष्य के लिए ही, वरना उसके बच्चे भी आगे चलकर उसके साथ ऐसा ही करते। क्योंकि बच्चे तुझे देखते हैं वही सीखते हैं, और फिर करनी का फल आज न कल तो मिलता ही है, जो उसे मिल चुका था। दोस्तों, जगदीश बाबू ने यह फैसला लेकर सही किया या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।